हेलो स्टूडेंट, आप सभी का जीपीसी चित्तौड़गढ़ के चैनल पर स्वागत है। मैं जयराज सिंह मीणा, सीनियर लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। पिछली वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन क्वेश्चन 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन 4 है कि स्टोरेज क्लास के बारे में इसमें हमको डिस्क्राइब करना है कि क्या स्टोरेज क्लासेस कितनी प्रकार की होती है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको थोड़ा विस्तृत रूप से जो है वो क्लासेस के बारे में डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो स्टोरेज क्लास होती है वो क्या इंडिकेट करती है, क्या किस तरह क्या डिस्क्राइब करती है। कि पहले तो ये है कि वेरिएबल का स्कोप क्या है, दूसरा उस वेरिएबल को किस लोकेशन पर स्टोर किया जा रहा है, ये वो स्टोरेज क्लास बताती है। उसके अलावा किसी भी वेरिएबल को किस तरह से अपन को इनिशियलाइज करना है। चौथा उसका है कि वेरिएबल की लाइफ टाइम कितनी है। और फिफ्थ ये बताता है कि वेरिएबल को जो है अपन कौन एक्सेस कर सकता है। तो ये जनरली 4 प्रकार की स्टोरेज क्लास होती है। पहली है ऑटो, जो एक डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है। अगर किसी प्रकार की कोई क्लास नहीं दे रखी है तो वो फिर ऑटो दिखाता है। वो दूसरी क्लास है एक्सटर्न, ये ग्लोबल वेरिएबल को इंडिकेट करती हैं। स्टैटिक है, ये लोकल वेरिएबल भी है ग्लोबल भी है, दोनों को ही दिखाती है। लेकिन ये जो फंक्शन कॉल है, व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर टू फंक्शन कॉल, उसमें ये वैल्यू को रिटर्न करती है, यानी जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको रखने की क्षमता रखती है। नहीं तो ऐसा होता है कि कुछ जो लोकल वेरिएबल होता है वो उस ब्लॉक के अंदर जैसे ही वो ब्लॉक से कंट्रोल बाहर आता है तो वो वेरिएबल अपने आप उसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, जब भी कंट्रोल किसी फंक्शन को ट्रांसफर किया जाता है फंक्शन कोड को, तो ये अपनी वैल्यू को रिटेन करता है। अगर उसको स्टेटस, अगर किसी वेरिएबल को स्टैटिक क्लास में अपन डिफाइन कर रखा है या डिक्लेयर कर रखा है। चौथी इसकी है रजिस्टर। रजिस्टर की जो अगर क्लास है तो उसके अंदर वेरिएबल को जो है रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से 4 क्लासेस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ अपन डिटेल में डिस्कस करें ऑटो स्टोरेज जो है वो क्लास कौन सी होती है। अपन ने भी देखा है कि ऑटो स्टोरेज क्लास जो है एक डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है। अगर कोई क्लास नहीं दे रखी है तो उसको ऑटो मान लिया जाता है। और ये ऑटो स्टोरेज क्लास में अगर कोई वेरिएबल डिफाइन किया गया है तो वो समझिए कि लोकल वेरिएबल होते हैं। यानी लोकल वेरिएबल का मतलब है कि उसकी जो लाइफ टाइम है वो इसी ब्लॉक या फंक्शन में है जिसमें उसको डिफाइन किया गया है। और ये ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, ये बाय डिफॉल्ट भी होती है। और इसकी जो ऑटो वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो पर्टिकुलर ब्लॉक या उस फंक्शन में ही लिमिट होता है जहां उसको डिक्लेयर किया गया है। जैसे ही कंट्रोल उस ब्लॉक या फंक्शंस से अगर बाहर चला जाता है तो वो उसका जो एक्सेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या उसकी अपने आप वैनिश हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस ब्लॉक के अंदर ऑटो वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है वही उसको एक्सेस कर सकता है, बाहर का आदमी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर अपन चाहें कि एक प्रोग्राम के अंदर 2-3 फंक्शन है और किसी पर्टिकुलर फंक्शन में अगर अपन किसी वेरिएबल को ऑटो क्लास डिक्लेयर कर रखा है तो वो सिर्फ उसी ब्लॉक या फंक्शन के अंदर एक्सेस किया सकता है, बाहर से नहीं। और इसमें एक ऑटो कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है जो डिफाइन करता है स्टोरेज क्लास को। और वर्ड बाय डिफॉल्ट इसकी वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो गार्बेज वैल्यू होती है। अगर जब तक कोई वैल्यू अपन असाइन नहीं करवाएंगे तो उसमें गार्बेज वैल्यू थी। जैसे कि उदाहरण अपन ने दिया है ऑटो, और ये इंटीजर डाटा टाइप है और ये वेरिएबल है। तो ये जो वेरिएबल है इसको अपन ने ऑटो डिफाइन कर दिया है। इसका मतलब ये क्या है, लोकल वेरिएबल है और ये उसी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल है जहां उसको डिफाइन डिक्लेयर किया गया है। ये उदाहरण अपन ने दिया है इसका, देखिए जो दिखाता है कि ऑटो क्लास, जैसे मेन फंक्शन है, यहाँ पर अपने जी वेरिएबल को ऑटो डिक्लेयर कर दिया है, यहाँ पर भी। तो ये जी जो है वो इस ब्लॉक के लिए, जो ये और ये ब्लॉक, ये इस ब्लॉक के लिए दिया गया है, जबकि इस ब्लॉक के लिए तो जे किस ब्लॉक में है, इस वाले ब्लॉक में है। ये देखिए अपन ये जे वाला जो 3 वैल्यू असाइन की है ये सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर है। तो जब अपन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो जे का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे ही कंट्रोल बाहर आया
जी का मान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वैनिश होगा। अब इस ब्लॉक के अंदर जी का मान क्या है, 2 है, तो ये 2 प्रिंट होगा। और इस ब्लॉक के अंदर जी का मान क्या है, देखो यहाँ प्रिंट करेंगे तो जी का मान 1 है, तो ये 1 प्रिंट होगा। इसका मतलब है कि जब ऑटो अगर किसी लोकल वेरिएबल होगा उस ब्लॉक के लिए, जैसे ही ब्लॉक से कंट्रोल बाहर आएगा और वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी क्लास है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल जो है वो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होता है, यानी एक्सटर्नल। ये कहाँ काम आती है, ये ग्लोबल फंक्शन और ग्लोबल वेरिएबल में काम आती है। जब दो या दो से अधिक फाइल को आपस में शेयर करना होगा, कोई भी फंक्शन या वेरिएबल को दो या दो से अधिक फाइलों के द्वारा शेयर किया जा रहा हो, तो वहां पर अपन उसको एक्सटेंड के रूप में दिखा सकते हैं, यानी उस वेरिएबल की जो क्लास है वो एक्सटेंड दे सकते हैं। तो एक्सटेंड जो है ये कीवर्ड, ये ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने की काम आता है। ग्लोबल वेरिएबल भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है, यानी एक फाइल और दूसरी फाइल में भी इसको दिखा सकते हैं। ऐसे अपन प्रोग्राम में भी दिखा सकते हैं, यानी एक से अधिक फंक्शन अगर अपन को रीड करना है तो उसको ग्लोबल वेरिएबल के रूप में अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हमेशा ये एक्सटेंड कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, और ये प्रोग्राम के टॉप पर इसको डिक्लेयर किया गया। जैसे देखिए उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे रखा है, दो फाइल अपन दे रखी है main.c और original.c। यह एक्सटर्नल आई एक वेरिएबल है जिसको एक्सटर्न जो है अपने डिक्लेयर किया है। ये एक्सटर्नल जो क्लास इसको डिफाइन की गई है कि किसी के द्वारा भी दो या दो से अधिक फाइलों को आपस में शेयर किया गया, अगर दूसरी फाइल में अपन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ये उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पर ये ओरिजिनल फाइल है और ये मेन फाइल है। जब अपन इसको यहाँ पर चलाएंगे, ये प्रिंट स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल रजिस्टर इज आई का मान अपने दिया, तो ये एक्सटर्नल वेरिएबल है, इसलिए आई का मान कहाँ से उठाएगा, ये इस फाइल से उठा लेगा, और आउटपुट क्या आएगा 40। तो एक्सटर्नल जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, एक तो सबसे पहले कि टॉप ऑफ द प्रोग्राम डिक्लेयर किया जाता है, और एक दूसरा है इसका कि दो या दो से अधिक फाइलों के द्वारा इसको शेयर किया जा सकता है। तीसरी है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। अगर किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिफाइन कर दिया जाता है तो वो लोकल वेरिएबल तो होता ही है, लेकिन उसको ग्लोबल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ग्लोबल में उसमें कब होगा, जब दो फंक्शन कॉल के बीच में, तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में उपयोग में आ रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। लेकिन ये जनरली स्टैटिक जो लोकल वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल ही होता है, लेकिन ये दो फंक्शन कॉल के मध्य अपनी वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करता है, यानी इसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और ये अगर मान लो किसी भी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया है तो ये उसके लिए लोकल होता है, लेकिन जब यही स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल उसमें ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा जब किसी दूसरी ओनली एक फाइल के अंदर डिक्लेयर किया गया हो, यानी वेरिएबल विजिबल ओनली टू द फाइल इन विच इट इज डिक्लेयर। जिस फाइल में अगर ये डिक्लेयर किया गया है उसके लिए उसी अगर विजिबल है तो वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो थ्रू आउट द फाइल इसको एक्सेस कर सकते हैं, जबकि स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं ये पर्टिकुलर ब्लॉक या फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। और जिस वेरिएबल को अपने स्टैटिक कीवर्ड दिया गया है, अगर उसको अपने इनिशियलाइज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 0 होती है। ठीक है, अब गार्बेज नहीं होगी बल्कि बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 0 इनिशियलाइज हो जाती है। ये एक उदाहरण देखिए स्टैटिक स्टोरेज का। एक प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पर बहुत नेक्स्ट एक फंक्शन है जो इसको फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है। अब ये काउंट एक वेरिएबल है जिसको अपने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है, इसको ग्लोबल वेरिएबल बना दिया है। ये एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर वही लूप लगा है। ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पर, फिर ये काउंट है, इसके काउंट की वैल्यू को अपन 1 से बढ़ा देते हैं और रिटर्न। तो जिसे ही यहाँ आ गया काउंट की वैल्यू को चेक करेगा 7 अगर कम है 10 से, तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वही लूप के अंदर ये दो स्टेटमेंट रखे हैं। नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट फंक्शन कॉल करेगा प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और ये फिर
आई को यहाँ स्टैटिक डिफाइन किया है, तो आई का मान ये क्या है 13 है, यह लोकल स्टैटिक वेरिएबल है, यानी इस फंक्शन के लिए ये लोकल है। आई का मान यहाँ पर अपन ने इंक्रीमेंट कर दिया और फिर ये प्रिंट कर दिया। तो आई का मान क्या है 13 है, तो आई फॉर इटरेशन यानी आई की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, लेकिन इसको एक बढ़ा दिया उसके बाद में प्रिंट कर रहे हैं, तो ये 13 है तो यहाँ 14 प्रिंट हो जाएगा, और काउंटर की वैल्यू अभी क्या है 7 है, तो ये 7 इसके अंदर होगा। फिर जैसे ही यहाँ पर वापस ये प्रिंट करने के बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, वापस काउंट में चला जाएगा। काउंट की एक वैल्यू अपन बढ़ा देते हैं 8 हो जाएगा, फिर वापस चेक करेंगे, फिर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब क्या होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये वापस यहाँ आ जाएगा। तो आई की वैल्यू अभी कितनी थी 14, तो आई की वैल्यू 14 ही रहेगी। जैसे ही अपन उसको एक इंक्रीमेंट करेंगे 15 हो जाएगा, उसको प्रिंट आउट हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट है वो इस तरह से मिलेगा। तो जो फंक्शन कॉल के मध्य दो फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ फंक्शन है, ये फंक्शन डेफिनेशन है। तो फंक्शन कॉल के मध्य क्या कर रहा है, स्टैटिक वेरिएबल अपने वैल्यू को रिटेन कर रहा है, यानी आई जो है ये लोकल स्टैटिक वेरिएबल है और ये अपनी वैल्यू को रिटेन करेगा। जैसे यहाँ पर 14 हो गया तो ये वैल्यू वापस अगर कॉल करती फिर वापस आएगा, तो अब वैल्यू 14 रहेगी ना कि 13। तो इस तरह से फंक्शन कॉल के मध्य जो स्टैटिक वेरिएबल लोकल वेरिएबल है वो अपनी वैल्यू को रिटेन करते हैं एंड बनाए रखते हैं। लास्ट है स्टोरेज, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास का मतलब है कि जब किसी वेरिएबल को सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर किया जाता है तो वो जो क्लास है वो रजिस्टर क्लास हो जाती है, और उसको लिए कीवर्ड एक रजिस्टर कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी वेरिएबल को रजिस्टर्ड अपन डिफाइन कर दें तो इसका मतलब है कि वो जो रजिस्टर उस वेरिएबल की वैल्यू जो है उस सीपीयू रजिस्टर के अंदर स्टोर की जा रही है, यानी रैम के अंदर स्टोर की जाएगी, और इसको अपन इजीली क्विकली जो है एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन होगा एक्सेसिंग होगा वो फास्ट होगा, लेकिन हर वेरिएबल को अपन सीपीयू रजिस्टर में स्टोर नहीं कर सकते, रैम के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी को डिक्लेयर किया है रजिस्टर को तो इसका मतलब है कि वो सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर हो रहा है, और ये इसके जो थ्रू आउट द प्रोग्राम में, क्योंकि वो रजिस्टर में स्टोर होता है, इसको जो लाइफ स्पान होती है वो पूरे प्रोग्राम के दौरान रहती है। ये भी एक तरह से ऑटो स्टोरेज क्लास की तरह होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि ये रजिस्टर स्टोरेज क्लास है, मतलब इसका जो वेरिएबल है वो रजिस्टर में स्टोर हो रहा है, जबकि ऑटो क्लास का जो वेरिएबल है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। बस यही मेन डिफरेंस होता है इसके। ये देखिए यहाँ पर अपन एक प्रोग्राम किए हैं जिसमें वेरिएबल को जो है एज ए रजिस्टर स्टोरेज डिक्लेयर किया है, नो डिफॉल्ट वैल्यू। ये देखो प्रोग्रामिंग, एक मेन प्रोग्रामिंग यहाँ पर ये मेन फंक्शन है, उसमें वेट जो है वो उसको अपन डिफाइन किया किसमें, एक रजिस्टर के रूप में। तो वेट वेरिएबल को रजिस्टर के, इसका मतलब वेट जो है वो किस में स्टोर होगा, सीपीयू के रजिस्टर में होगा, और यहाँ पर अपन इसकी ये जो एड्रेस है वो पॉइंटर के द्वारा डिफाइन कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ रजिस्टर में सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होगा अगर रजिस्टर है, लेकिन यहाँ पर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे रहे हैं, तो ये जिसका आउटपुट निकलेगा वो क्या है, एरर देगा उसको, इसमें एक एरर प्रोड्यूस करेगा कंपाइलेशन के दौरान। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपन मेमोरी लोकेशन को तो प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये किस में स्टोर हो रहा है, सीपीयू रजिस्टर के अंदर। किसी भी वेरिएबल को इस तरह से रजिस्टर क्लास के रूप में अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब ये चौथे का दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस अपन पूछा है कि व्हाइल और डू लूप के अंदर क्या डिफरेंस है। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर दो पार्ट दिए गए हैं वापस। पहला है व्हाइल और डू व्हाइल लूप। तो व्हाइल और डू लूप के अंदर मेन डिफरेंस ये होता है कि जब व्हाइल लूप के अंदर तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी और बिना विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट कंट्रोल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जबकि डू लूप में कम से कम एक बार एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कम से कम एक बार होता है, उसके बाद में ही लूप बाहर आए, कंट्रोल बाहर आएगा, क्योंकि उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। तो व्हाइल लूप एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन गिवन कंडीशन इज ट्रू।
जब कंडीशन ट्रू है तभी वही लूप एग्जीक्यूट होता है, जबकि डू लूप जो है एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट टाइम तो इररेस्पेक्टिव कंडीशन, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू, कम से कम एक बार उसका एग्जीक्यूशन होता है। उसके बाद फिर वो कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल बाहर निकल जाएगा और अगर ट्रू है तो वो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। तो यही इसके अंदर मेन जो है डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर अपन एक प्रोग्राम की सहायता से व्हाइल लूप को लिखा है जिसमें इवन नंबर जो है प्रिंट होगा। ये दो अपन वेरिएबल जिससे एम और एन लिए हैं, एंटर द रेंज, क्योंकि अपन को इवन नंबर जो है प्रिंट आउट करना है तो एक रेंज डिसाइड करते हैं कि जैसे 5 से 10 के बीच में या 5 से 15 के बीच में क्या है। यहाँ पर उदाहरण के अंदर एक रेंज सेट की है 5 से 15। इसके दोनों वैल्यू को 5 और 15 को अगर ये पढ़ लेगा उसके बाद में फिर ये चेक करेगा जो रेंज है 5 वो जब तक कम या उसके बराबर नहीं हो जाती जब तक ये लूप चलता रहेगा। तो ये कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तभी ये एग्जीक्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर ये वापस चेक कर रहे हैं कि इफ एम जो है वो मल्टीप्लाई बाई 2, अगर 2 मल्टीप्लाई से हो रहा है और उसका 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो क्या होगा कि ये इवन नंबर है और प्रिंट हो जाएगा। यहाँ आपने अपने इंक्रीमेंट वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, किसकी वैल्यू को, एम। ठीक, जैसे ही एम को वैल्यू किया, जैसे अगर मान लो 5 अपन ने दिया तो उसके बाद 6 आएगा, फिर वापस चेक करेंगे, फिर ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये इसका रिमाइंडर 0 आता है तो ठीक है प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। ये कंडीशन एक बार चेक हो रही है, उसके बाद में स्टेटमेंट नेक्स्ट जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। ये डू लूप का जो है अपने एक प्रोग्राम दिखाया है, ये भी इवन नंबर ही इसके अंदर कैसे वो करेंगे। तो देखिए पहले प्रिंट किया अपन ने, फिर उसके बाद में दोनों वैल्यू को अपन ले लिया, ये डू का प्रयोग किया, पहले डू लिखेंगे उसके बाद ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट, ये क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसका अपन को निष्पादन करना है। तो कम से कम बिना कंडीशन चेक किए कम से कम एक बार इनका एग्जीक्यूशन जरूर होगा। जैसे ही अपन ने लिया एम की वैल्यू अपने पास है, फिर ये रिमाइंड चेक करेगा कि ये जो है इवन है वो ओड है, अगर ये इसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएंगे। फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद चेक करेगा। तो देखिए जैसे मान लो अपन ने 10 और 20 रेंज जो है वो एंटर किया है, तो यहाँ चेक किया, अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या है, इवन है। फिर उसके बाद में वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंट होती है, फिर 11 आती है, चेक करते हैं नहीं है, फिर 12 होती है। इस तरह से ये चेक होता रहता है, तो कम से कम एक बार जरूर चेक करेंगे इसको। तो यही व्हाइल और डू व्हाइल लूप के अंदर अंतर है। हमने यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा भी दिखा है, इसको फ्लो चार्ट से भी दिखा सकते हैं। ये व्हाइल का है, पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद में एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी जो है टेक प्लेस वो चलता है। यहाँ पर पहले बॉडी पे कम से कम एक बार इनका निष्पादन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि दोनों में क्या अंतर है मेन, और इसको डायग्राम से भी अपन दिखा सकते हैं, तो इजीली जो है इसको अच्छे मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज अपन ये चौथी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर व्हाइल और डू लूप के बारे में, और एक और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ का, ये है मैलोक और सिलोक में क्या डिफरेंस होता है। मैलोक और सिलोक जब अपन ने डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के बारे में पढ़ा, तो मेमोरी किस तरह से लोकेट की जाती है, वहां पर इन फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है, मैलोक और दोनों फंक्शन जो है वो मेमोरी लोकेशन को डायनेमिकली एलोकेशन करते हैं, लेकिन अंतर क्या है, अंतर इसमें यह है, पहला अंतर है कि मैलोक जो है वो एक सिंगल ब्लॉक, रिक्वेस्टेड मेमोरी का एक सिंगल ब्लॉक का लोकेट करता है, जबकि ये मल्टीपल ब्लॉक्स जो है वो रिक्वेस्टेड मेमोरी का मल्टीपल ब्लॉक्स एलोकेट करता है। ये सिंगल ब्लॉक होता है और इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं। इसका जो इस तरह से देखो आप सिंटैक्स ये होता है, ये पॉइंटर है, उसके बाद में ये टाइप कास्ट अपने डिक्लेयर कर दिया है, ये मैलॉक, और फिर ये अपने जैसे उदाहरण दिया है 5, और ये साइज ऑफ ऑपरेटर, यानी एक सिंगल ऑपरेटर है इसके अंदर। ये भी एक डिफरेंस है दोनों में, कि मैलॉक जो है एक 1 आर्ग्यूमेंट फंक्शन होता है, जबकि सिलो क्या है 2 आर्ग्यूमेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, जैसे ये साइज ऑफ इंटीजर किया साइज अपन ने 4 बाइट लिए,
ये मान लिया है कि इंटीजर डाटा टाइप की जो साइज है वो क्या है 4 बाइट है। तो यहाँ टोटल 20 बाइट्स का एक मेमोरी ब्लॉक, एक सिंगल ब्लॉक जो है वो पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। तो ये मेमोरी लोकेशन को होगा हुआ एक सिंगल ब्लॉक जिसकी साइज क्या है 20 बाइट है, उसका एलोकेशन हो जाता है। जबकि इसमें देखिए ये इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का या टाइप कास्टिंग, उसके बाद में सिलॉग, और ये दो आर्गुमेंट का प्रयोग किया गया था। ये 5 नंबर ऑफ ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये उसकी साइज को बताता है। तो इसका मतलब है कि 5 ब्लॉक जो है वो 4-4 बाइट के 5 ब्लॉक यहाँ पर अपन ने एलोकेशन किया गया है। ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ब्लॉक का एलोकेशन किया गया है। यहाँ देखिए अगर मेलोक जो है वो मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं करता है, इसकी वैल्यू जो गार्बेज वैल्यू होती है, जबकि सिलॉग इन मेमोरी का इनिशियलाइज कर देता है, यानी 0 इनिशियलाइज करता है। और इसलिए देखिए ये फास्ट होता है, मेलोक जो है वो फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू सिलॉग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार की हो रही है, सिर्फ यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, यही इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो जो इनिशियलाइजेशन की प्रक्रिया में जो टाइम लगेगा एक्स्ट्रा वो इसमें नहीं लगता है, जबकि सिलॉग के अंदर पहला एलोकेशन हो रहा है और उसके बाद में इनिशियलाइजेशन हो रहा है। तो इसमें डबल टाइम लग रहा है, यानी दोनों एक्स्ट्रा टाइम अपन ले रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा स्लो है इन कंपेरिजन टू मेलोक के। दूसरा ये है कि जो मेलोक है वो सेफ नहीं होता है इन कंपेरिजन टू सिलॉग के, जबकि सिलॉग जो होता है ये सेफ होता है इन कंपेयर टू मेलोक। यहाँ पर अपने दिखाया, देखिए मेलोक का एक उदाहरण दिया है, इसके अंदर ये ब्लॉक है मेमोरी का ब्लॉक, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक अपन ने 20 बाइट का एलोकेटेड कर दिया गया है और इसके अंदर जो वैल्यू है इनिशियलाइजेशन किया है वो गार्बेज वैल्यू से किया गया है। यहाँ पर अपन ने ये माना है कि इंटीजर जो है उसकी 2 बाइट, इंटीजर के जो साइज है यहाँ पर 2 बाइट लिया गया है, तो 2 बाइट के 5 यानी टोटल 10, ये टोटल ब्लॉक कितने का है 10 बाइट का ब्लॉक अपन ने बना दिया, जिसकी जो है एड्रेस 1000 से लेकर के 1009 तक चलता है। तो यहाँ पर पॉइंटर किसको नहीं लगे, यानी पहले ब्लॉक, यानी पहले इस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट जो वैल्यू स्टोर होगी उसके पहले वैल्यू के एड्रेस को ये इंडिकेट करता है। जहां पर अपन ने मेमोरी लोकेशन किया गया है और उसके अंदर जो पहले बाइट में जो वैल्यू स्टोर हो रही है उस लोकेशन, यानी उस लोकेशन के एड्रेस को ये पॉइंटर इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट ये देखिए सिलॉग वाला अपने एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, इसके 2 आर्गुमेंट लिए हैं अपने यहाँ पर, ऐसे ये टाइप कास्ट है उसके बाद सिलॉग। तो यहाँ पे 5 ब्लॉक जो है 2-2 बाइट की, ये भी टोटल कितनी है 10 बाइट इसकी टोटल साइज है, लेकिन 5 ब्लॉक दिए गए हैं और प्रत्येक की 2-2 बाइट इसकी साइज। तो डायनेमिकली जो है ये 20 यानी 5 ब्लॉक 2 बाइट के 5 ब्लॉक पॉइंटर को लोकेट कर दी गई, और इनकी जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या है 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। तो आज अपन ने जो है ये चौथी बार क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। आज अपनी यही खत्म करते हैं। थैंक यू।